नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में आगे का एक लेक्चर दोबारा से आ गया है। पेपर थर्ड का यूनिट 2, पेपर 4 मैंने कंप्लीट करा दिया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारे लेक्चर डले हुए हैं प्लेलिस्ट पे। चैनल पे जाओ, चैनल ओपन करो, प्लेलिस्ट में जाओ, मेंस वाला, उसमें मेंस की तैयारी करके मेंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे लेक्चर्स वो डले हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 25 या 30 पे 30 मिनट की तो कोई भी नहीं यार, कोई 27 मिनट की, कोई 22 मिनट की, कोई 19 मिनट की, ऐसी वीडियो है। सारे 3 मार्कर लगभग मैंने 250 से 300 3 मार्कर उसमें कवर किए हैं पेपर 4 के। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देख लो और फिर आ जाओ, ये वाली वीडियो देख लो, पहले जाके उनको देख लो, पेपर 4 तुरंत कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो जैसा कि मैंने आपको कल वादा किया था, पेपर थर्ड की यूनिट 2 आज लेके आया हूँ, केमिस्ट्री वाली, रसायन शास्त्र की। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि पदार्थ की डेफिनेशन के बारे में पूछा है। 3 मार्कर में आ जाता है या 5 मार्कर में आ जाता है, तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। 3 मार्कर के हिसाब से आराम से कंटेंट है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आप देख रहे हैं सामने, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें भार होता है, कुछ पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव और गुण। 3 प्रकार के पदार्थ हैं। पदार्थ के गुण कितने प्रकार के हैं? ठोस, द्रव और गैस, है ना। 3 अवस्थाओं में पाया जाता है पदार्थ। तो अवस्था जिसमें आकार का आयतन निश्चित हो, देखो अब ठोस अवस्था जिस क्या होती है, जिसमें आकार निश्चित होता है व आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन ठोस में निश्चित होगा, ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। सेकंड द्रव है तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और गैसों में दोनों ही निश्चित नहीं होते, यानी ना आकार निश्चित होता और ना ही आयतन निश्चित होता। मैंने आपको एक डायग्राम छोटा सा बना दिया है, देखो ठोसों में अणु कितने पास पास हैं, द्रवों में थोड़े दूर दूर है और गैसों में तो और दूर दूर है। तो इनमें ठोसों में अणु और बिल्कुल पास पास होते हैं, यानी कि इनका घनत्व अधिक होता है। द्रवों में अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों का जो घनत्व है वो कम होता है। और गैसों में तो अणु बहुत दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण। तो मिश्रण में क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का यौगिकों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों या यौगिकों को असमान अनुपात में, समान नहीं असमान अनुपात में मिलाने पर जो रासायनिक संयोग बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे पीतल, तांबा और जस्ता, ये क्या है, ये मिश्रण की आपकी डेफिनेशन है। 3 मार्कर के हिसाब से आराम से लिखेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, कहीं से कहीं कोई नंबर काटने की संभावना ही नहीं है। यार मैं एक चीज़ बोलूँ, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सही चीज़ है, इजीली याद हो जाएगा, अच्छा आंसर बनाया हुआ है। अच्छे से 2 से 3 बार ना प्रैक्टिस करो। अब जब भी मिश्रण के बारे में आपको 3 मार्क का लिखना है, सेम यही आंसर आप लिखें हर जगह, चाहे कोई टेस्ट सीरीज में लिखें, चाहे मेंस में जब लिखें, चाहे अभी रिवीजन करते समय लिखें। ऐसा नहीं है कि अलग डेफिनेशन बना ली, उस समय अलग डेफिनेशन याद आ गई, फिर अलग डेफिनेशन याद आ गई, ऐसे नहीं होगा। एक ही चीज़, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो कम से कम 40% पेपर ऐसा होना चाहिए जो आपको सोचना नहीं पड़ रहा, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ते से ही लिखने लग गए, तब चीज़ें होंगी, तब डीसी बनोगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु, है ना। उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्रकार के आपके तत्व हो गए। अब देखो ये 3 मार्कर के हिसाब से हो गया। पता दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप लिख के तो आओ यार, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है उसने उसे कंप्लीट कर दो, बस लिख आओ, नंबर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। अब बहुत बार क्या होता है, हम ये देखने के चक्कर में यार बहुत अच्छा कैसे लिख सकते हैं इसको, बहुत अच्छा कैसे लिख सकते हैं, अच्छे पॉइंट क्या जोड़ सकते हैं, इसके चक्कर में पता चला कि बस वही ढूंढते रह गए और जो मेन क्वेश्चन से 2, 4 और 5 क्वेश्चन वहाँ छोड़ के आ गए, तो वो वहाँ के वहाँ बराबर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यौगिक क्या है। तो वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलाने से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण जल, जैसे H2O, तो 2:3 में। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और एक किसका अणु है, एक काय का अणु है, एक ऑक्सीजन का अणु है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निस्यंदन क्या है। देखो निस्यंदन, देखो निस्पंदन नहीं है, ये समझ सोच रहे हैं, निस्यंदन ही एक शब्द होता है। निस्यंदन विधि क्या होती है? तो द्रवों से ठोसों को अलग करने की विधि। जो द्रव हैं और ठोस हैं दोनों मिले हुए हैं, उसमें द्रव में से ठोसों को अलग करने की जो विधि है उसे हम निस्यंदन विधि कहते हैं। अब कैसे करते हैं? तो छन्नी से हम छानते हैं ना। अब कोई चीज़ गिर गई है, कोई मतलब जैसे दूध है, दूध में कोई चीज़ गिर गई है, या फिर जैसे कि हम जनरल चीज़ ले लो यार, जब हम शिकंजी बनाते हैं तो उसमें क्या नींबू के वो जो बीजे वगैरह डल जाते हैं ना, तो हम उसे छानते हैं ना, तो ठोस जो पदार्थ होता है उसमें निकल के बाहर आ जाता है और द्रव उसमें लिक्विड छन के नीचे पहुंच जाता है। तो सेम चीज़ वही है, छन्नी कपड़े के टूटे प्रयोग से इसका करते हैं। उदाहरण रेतीले जल से जल को अलग करना, या नींबू शिकंजी वाला देख लो आप, तो वो उदाहरण सही है। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको ईजी लगता है तो वो वाला एग्जाम्पल लिख दो। नेक्स्ट है आशवन विधि। तो द्रव में घुलनशील ठोस अशुद्धियों को अलग करने के लिए द्रव को गर्म करके उसे वाष्पित करते हैं और इस वाष्प को एक बीकर में, यानी कि एक वहाँ पे बीकर बना होता है,
परख नली की सहायता से एक बीकर में परख नली को डाल देते हैं, तो परख नली से होते हुए जो वाष्प है ना वो बीकर में इकट्ठी होती जाती है, जो द्रव है वो बीकर में इकट्ठा हो जाता है, और शुद्ध पदार्थ जो है वो जो बीकर में इकट्ठा हो रही है ना, जो वाष्प के थ्रू जो पदार्थ इकट्ठा हो रहा है वो एकदम शुद्ध पदार्थ है, और बचा हुआ ठोस पदार्थ जो है वो वाष्पित नहीं होता और उसे आसानी से उसी पात्र में रखा रहता है जिस पानी पात्र में पहले वो मिश्रण था। ठीक है, जैसे उदाहरण पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सबको इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। यह है आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रभावी आचमन क्या होता है। तो प्रभावी आचमन द्रवों को, ये जो पेट्रोल डीजल वाली ना प्रभावी आचमन विधि है, तो आसवन पूछ रहा था वो बता दिया मैंने वहां पे डेफिनेशन। अब आसवन के अंदर भी कौन सी विधि में किया जाता है पेट्रोल डीजल को अलग, तो वो है प्रभावी आचमन विधि। तो प्रभावी आचमन द्रवों के पृथक्करण की एक विधि है। इसके द्वारा उन मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों का अंतर कम होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इनके क्वथनांकों का जो अंतर होता है वो कम होता है, तो इस विधि से प्रभावी आचमन विधि से इनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप आसवन विधि को समझाइए। तो भाप आसवन विधि क्या है? जल में घुलनशील तथा वाष्प के साथ वाष्पशील पदार्थों का अलग करने की जो विधि है उसे हम भाप आसवन विधि कहते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है आपका मैथिल एल्कोहल का शुद्धिकरण। जब मैथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल का जब शुद्धिकरण करते हैं तो हम किस विधि से करते हैं? तो हम करते हैं भाप आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्रिस्टलन विधि। आप देखो 3 मार्कर के हिसाब से बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। MPPSC मेंस में भी एक बार शायद ये आ चुका है क्वेश्चन, 15 में आया था, कब आया था, लेकिन एक बार आ चुका है, और भी अन्य जो परीक्षाओं में आते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो अकार्बनिक ठोस पदार्थों का शुद्धिकरण जो करने की विधि होती है उसे हम क्रिस्टलन विधि कहते हैं। जैसे नमक के घोल से नमक को प्राप्त करने की विधि कैसे प्राप्त किया जाता है? क्रिस्टलन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन, उर्ध्वपातन। उर्ध्वपातन कौन सी विधि होती है? ऊर्ध्वपातन होती है पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलना। जैसे कपूर हम जलाते हैं तो ठोस अवस्था में होता है ना, जैसे ही हमने जलाया आरती की, पता ही नहीं चला, लिक्विड नहीं बना ना उसका कुछ बना, तो ठोस अवस्था से, वैसे सामान्य क्या होता है, ठोस अवस्था से जो भी मतलब पदार्थ होता है वो गैस द्रव अवस्था में बनता है, फिर गैस अवस्था में। सीक्वेंस तो यही है ना, लेकिन द्रव अवस्था को आप एस्केप करके सीधे ठोस जो पदार्थ है वो सीधे गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाए तो उस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, पदार्थों का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की जो भौतिक रासायनिक विधि है उसे हम ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। देखो ऐसे लिख देना, यह एक भौतिक रासायनिक विधि है। इसमें ठोस पदार्थों से पदार्थ को सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ ठोस से सीधे किसी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना किसी मध्यवर्ती अवस्था में परिवर्तित हुए। ठीक है, कपूर का ठोस से सीधे वाष्प में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन विधि है। नेक्स्ट है आपका अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। तो देखो अणु और परमाणु में मैंने यहाँ पे अंतर भी बता दिया और आपको इनके डेफिनेशन भी बता दी। अणु आ जाए तो ये लिख देना, परमाणु आ जाए तो ये लिख देना। ये 3 मार्कर एक ये हो गया, एक 3 मार्कर ये हो गया, और अगर इनमें दोनों में अंतर आ जाए 3 मार्कर में तो ये दोनों लिख देना। समझ गए यार? थोड़ा सा ना एक्चुअली क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा करना पड़ेगा भाई कितने कम पेज में, कम समय में हम कितनी स्मार्ट तरीके से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कितने फैक्ट ऐड कर सकते हैं जो हमें याद आ जाए। अच्छा, बहुत अच्छे फैक्ट ढूंढने के चक्कर में ना ऐसा हो जाता है कि 1 घंटा पता चला, 1 घंटा निकल गया और लिख पाए हम केवल 10 3 मार्कर। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होना है, प्रैक्टिस तो बहुत क्वेश्चंस की करनी है ना। तो नेक्स्ट है आपका अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। तो पदार्थों का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेते हैं, जबकि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अणुओं को विभाजित किया जा सकता है। देखो परमाणु तो सबसे छोटी यूनिट है ना, तो उसे कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं? तो अणु को फिर भी परमाणुओं में तोड़ सकते हैं, लेकिन परमाणु को तो तोड़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, निर्माण कैसे होता है? एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से मिलकर अणु बनता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? परमाणु का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के संयोग से परमाणु का निर्माण होता है। ये दो मैंने हटा दिया, सारा जो घुसड़ पुसड़ हो गई थी। आप आराम से आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो अणु, ये लो परमाणु। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना लिखो तो बहुत अच्छी बात है यार। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 3 मार्कर में आ जाता है भैया, आ क्या जाता है, बहुत बार आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। नेक्स्ट इसके नीचे न्यूट्रॉन भी है। 3 मार्कर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है यार। वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट याद आ रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, लेकिन आपको 3 नंबर कोई आदमी जे थॉमसन लिखने की थोड़ी ना दे देगा, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इसका जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 नहीं होता, 1.6 × 10⁻19 होता है इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, और -19 होता है प्रोटॉन का। ठीक है, इसका संकेत देखो, इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से दर्शाते हैं। तो ये लिख दोगे ना, इतना लिखोगे तब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तब आपको जाके 3 नहीं तो कम से कम 2 नंबर तो कोई देगा ही देगा। 2 से कम तो किसी हाल में नहीं देगा वो। ठीक है, और ये मिल गए बहुत है, बस यही तो चाहिए अपने को। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1919 में, 1919 में प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड जी ने। धनावेशित प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है, देखो प्रोटॉन का, अब एक और चीज़ लिख लो, प्रोटॉन का जो आवेश तो लिख ही लिया है। प्रोटॉन का जो संकेत होता है ना, प्रोटॉन का संकेत
ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव कर लो, ये प्रोटॉन का संकेत हो गया। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में, 1932 में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म कण है जो परमाणु के अंदर उपस्थित होता है, नाभिक में। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ना धनावेश ना ऋणावेश। तो ये 3 मार्कर के हिसाब से क्या कमी है यार, बताओ? सफिशिएंट कंटेंट है ना। आप 3 लाइनों में क्या क्या चाह क्या रहे हो? मतलब क्या पूरा बहुत ज़्यादा एकदम 5-7 लाइनें भर देनी है क्या? बिल्कुल समझ भी नहीं आए किसी को। न्यूट्रॉन के हिसाब से अच्छा 3 मार्कर के लिए बढ़िया लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर अगर आपके पास कुछ अच्छा ऑप्शन है तो अच्छी बात है, नहीं तो फालतू भटकने से अच्छा आप ये आंसर याद कर सकते हो। नाभिक, और सारे याद कर सकते हो, सिर्फ मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा। सारे ही आंसर आपको अच्छे लगते हैं, आप खुद देख सकते हो, खुद एनालाइज कर सकते हो। फालतू इधर उधर सर्च करने से ज़्यादा अच्छा है, आपके सामने मैंने बने बनाए आंसर दे दिए। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बनाओ और पढ़ो। शफीक हसन सर जो यंगेस्ट IPS हैं, आपने उनकी चीज़ होती है, उन्होंने आपने मतलब मोटिवेशनल जो उनकी स्पीच थी या फिर किसी सेमिनार में आए थे तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि ना, मतलब मैं अपने खुद के नोट्स बनाने से ज़्यादा बेटर है कि अगर कुछ बना हुआ मिल रहा है ना तो उसको लेकर उस पर ज़्यादा काम करना ज़्यादा अच्छा समझता था, फालतू में टाइम वेस्ट करने के। तो उन्होंने ये चीज़ बोली है एक सेमिनार में, मैंने सुना था। नेक्स्ट है आपका नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में स्थित एक धनावेशित भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे नाभिक कहते हैं, और इसका जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻15। नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15। नेक्स्ट है आपका धातु और अधातु में अंतर बताओ। अंतर है क्या? नहीं, डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर आ जाए तो भी यही लिख देना है आपको। ये पॉइंट याद कर लो, धातु के पॉइंट होते हैं, अधातु के पॉइंट होते हैं। जब डिफरेंस आता है तब भी आप आराम से लिख दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। देखो तो सही इस तरह से तैयारी करके, अलग अलग चीज़ें ऐसे याद नहीं होती हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका धातु। धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु आघातवर्धनीय होती है, यह अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस के साथ ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। धातुएं क्या करती हैं? धातुएं चमकदार होती हैं। अरे बहुत चीज़ें लिख सकते हो, कहीं कोई ऐसा दिक्कत थोड़ी ना है। ये हो गई आपकी धातु। नेक्स्ट आता है आपका अधातु। तो अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। घनत्व देखो, अधातुओं का जो घनत्व होता है वो कम होता है, धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातुओं का अधिक होता है, अधातुओं का कम होता है। क्वथनांक और गलनांक इनका कम होता है। उदाहरण कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये अधातुएं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में अधातु है। देखो ये अलग से मैंने धातुओं की विशेषताएं या फिर अपवाद के बारे में बताया कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, सिर्फ और सिर्फ इकलौती एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जो जितनी भी अलग धातु है ना वो ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन इकलौती एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब मैंने एक क्वेश्चन ये भी बना दिया कि अधातुओं के अपवाद। अब बहुत चीज़ें आ जाती है ना, तो मैंने एक क्वेश्चन ही बता दिया कि अधातुओं के जो अपवाद हैं वो बताओ। तो मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, ठीक है, ये अपवाद है। सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन एक ऐसी धातु है लेकिन जो चमकीली होती है। सामान्यतः धातुओं में जो गुण है वो चमकीली धातुएं नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जो कि कैसी होती है? जो चमकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि कार्बन। अब कार्बन क्या? देखो, कार्बन एक ऐसी धातु है जो जिसका गलना, हीरा क्या है? हीरा चमकदार होता है, हीरा कार्बन का ही तो रूप है, तो चमकदार उसमें आ गया, हीरे में कार्बन का रूप है हीरा। तो कार्बन एक ऐसी धातु है जिसमें विभिन्न रूप पाए जाते हैं। कार्बन चमकदार भी होता है, कार्बन ठोस भी होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होता है। अब ये तो धातुओं में सामान्यता होती है ना, लेकिन अधातुओं में तो होती नहीं है ये चीज़ें। तो ये क्या है? इसका अपवाद है। ठीक है, ये मैंने अब बात भी यहाँ से लिखता हूँ, ऊपर ब्रोमीन वाला भी यहीं ऐड कर लो कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये अब बात भी इसी में ऐड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है कि कार्बन। अब कार्बन की डेफिनेशन लिखनी है आपको 3 मार्कर में। तो आवर्त सारणी के उपवर्ग 4 का एक सदस्य है, उपवर्ग 4 का एक सदस्य है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, हीरा तथा ग्रेफाइट के रूप में, है ना। नेक्स्ट है आपका कि आवर्त सारणी को समझाइए। रासायनिक तत्वों की एक ऐसी सारणी जिसमें तत्व अपने परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार सजाए जाते हैं। आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को कैसे रखा जाता है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा जाता है। इसका जो निर्माण है वो रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं ना मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब ये रूस याद रखना कि रूस कहाँ के निवासी? मेंडलीफ रूस के निवासी। तो एक पॉइंट तो ये बन जाएगा कि आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया। आप जब रूसी लिखेंगे ना तो हर कोई नहीं लिखेगा यार, मेंडलीफ की आवर्त सारणी सबको रटा पड़ा है, लेकिन नहीं पता ये रूसी व्यक्ति हैं कि अमेरिकन है या फ्रेंच हैं कि जर्मन व्यक्ति हैं, स्वीडन है, कौन है, नहीं पता किसी को। रूसी आप अलग लिखेंगे तो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कि आवर्तता को समझाइए।
सिलेबस देख लो, है ना उसमें आवर्तता। ये आप तो ना, मैंने कल भी बोला था, कल उस वाली वीडियो में, कि सिलेबस को सामने रखा करो और फिर देखा करो कि उसमें जो शब्द लिखे हैं वो डेफिनेशंस में लिखवा रहा हूँ या नहीं लिखवा रहा हूँ, और अदर जो उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उस डेफिनेशन के, उस पॉइंट के, उन चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो सिलेबस सामने रख के आप क्वेश्चंस देखो मेरे, आपको अच्छे से आराम से खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस तरह सीक्वेंस में सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। नेक्स्ट है आवर्तता। आवर्तता क्या होती है कि किसी निश्चित समय बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति को आवर्तता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आवर्ती गुण क्या होते हैं। तो आवर्ती गुण होते हैं आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों में प्रदर्शित समता विषमता का अध्ययन करना तत्वों में आवर्ती गुणों के नाम से जाना जाता है। 3 मार्कर में आराम से डेफिनेशन लिखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बाई लाइन लिखना है, ऐसे लिख दो, ये भी बहुत अच्छे से 3 लाइन होती है, मैंने भी 3 लाइन में लिख दी है। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब आप सोचोगे ये तो सर बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हाँ ना भाई, कॉमन लिख तो आओ वहाँ पर, ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ लिख के आना, पेपर अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन पूरे लिख कर आना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कितना यूनिक लिखा है, कितना अलग लिखा है। ये ठीक है, आपको अगर आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ अलग हटके चीज़ हो रही है तो ठीक है, लेकिन अब पता चला कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ना होने से कुछ तो बेटर है। अब इसमें क्यों नहीं देगा नंबर कोई आदमी, क्यों नहीं देगा मुझे बताओ। हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, अच्छे खासे पॉइंट है, अम्ल में होते ही ये पॉइंट है, क्यों नहीं देगा आपको अच्छे खासे नंबर? बिल्कुल देगा वो। उत्प्रेरक क्या है? तो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे। उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दें और स्वयं परिवर्तित ना हो, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। ये उत्प्रेरक की जो घटना होती है वो उत्प्रेरण कहलाती है। घटना क्या कहलाती है? यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ये हटाई दो आप, है ना, अर्थात क्या, ये नीचे वाली डेफिनेशन याद करो, ये लो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऐसा लिखो। उदाहरण, कार्बन को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्मा का मुक्त हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा होता है, वे अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कार्बन और गंधक मिलकर कार्बन सल्फाइड बनाते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो देखो यार, ये चीज़ मैं आपको जनरल चीज़ एक डेफिनेशन, देखो ये यहाँ पर आप सन का डायग्राम बना लो, ये अंदर आग जल रही है, क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट इधर समझो, ये मैंने लिया, एक आइस क्यूब रख दिया बीच में, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। ऐसे आप डायग्राम वहाँ पे, अब क्या 3 मार्कर में क्या डायग्राम बनाओगे? 3 पॉइंट लिखो, आगे चलो। नेक्स्ट आपका है कि भारी जल क्या है? तो भारी जल का सूत्र सबसे पहले क्या होता है? सूत्र होता है D2O, ठीक है। क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। होता ही है ना, आप क्या लिख दोगे यार अलग से? क्या मतलब, मैंने बहुत इजी बनाया है यार, मतलब इतनी इजी क्वेश्चन, इतना इजी आंसर लिखा है कि आप एक बार पढ़ोगे आपको आराम से दिमाग में बैठ जाएगा और वहाँ पे छापे आओगे। कहीं बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है यार, इतने सारा सिलेबस है, इतना सब कुछ याद करना है। आप सिर्फ दिमाग में रखो कि वहाँ पे जब क्वेश्चन आए तो बना के आओ, लिख के आओ, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर 3 मार्कर, पता है लोगों के 3-4 के 5-5 3 मार्कर छूट जाते हैं, नहीं आता कि क्या लिखें, इंस्टेंट याद आपको। 3 मार्कर में सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते, मतलब अटेम्प्ट का मतलब आ ही नहीं रहा है, एक शब्द में लिखा है, आप क्या लिखोगे? आप नहीं पता आपको भारी जल के बारे में, तो कैसे लिख दोगे कुछ भी कि बहुत वजनदार जल होता है जिसको लेके कोई चल नहीं पाता, या फिर ये चीज़ें लिखोगे क्या? नहीं लिख सकते ना। तो वो चीज़ है कि आपको पहले अटेम्प्ट करना जरूरी है। 3 मार्कर में कंटेंट कैसा है, कितना अच्छा लिख रहे हो भाई, 3 शब्दों में आपको चीज़ लिखनी है, 3 लाइनों में चीज़ लिखनी है, आप उसके बारे में जो है अच्छा बता दो, वही जरूरी चीज़ है। आप बनना लोगों को बहुत से बार तो आता ही नहीं है 3 मार्कर, 4-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं जनरल लोगों के, अपने नहीं छूटने चाहिए। इसलिए मैंने 3 मार्कर और 5 मार्कर की सीरीज़ शुरू की है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्कर हमको इसलिए करने हैं कि हमारा 3 मार्कर नहीं छूटे। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन छूटना चाहिए, वो भी कब? जब थोड़ी दिक्कत में है, तब भी उसमें एक आध लाइन तो कुछ, एक आध शब्द तो लिख ही आओ अगर पता है तो। 3 मार्कर से बचोगे ना यार। देखो 5 क्वेश्चन किसी ने छोड़े, 5 क्वेश्चन छूट गए, यानी कि उसके 15 नंबर चले गए। 2 नंबर का क्वेश्चन है 10 नंबर चले गए, 3 नंबर का क्वेश्चन है 15 नंबर चले गए। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी पीसीएस में 3 नंबर का भी है, वहाँ 2 मार्कर भी है, तो मैं वहाँ बोल रहा हूँ कि 15 नंबर चले गए। अब किसी के 5 क्वेश्चन छूट गए, कहाँ कवर करेगा भाई? 15 मार्कर में कवर करेगा, 5 मार्कर में कवर करेगा। आप कितना ही गंदा आंसर लिखोगे, मतलब कितनी ही फैक्ट कम लिखोगे, लेकिन आपने अटेम्प्ट अगर किया है तो भी आपको नंबर वो कम से कम 5 नंबर तो देगा, 6 नंबर तो देगा यार, 11 मार्कर में देगा ना। लेकिन यहाँ तो आपने लिखा ही नहीं है, तो 3 पूरे के पूरे चले गए। अगले आदमी को 7, 7.5 दे देगा, तुमको 6 दे देगा, 1.5 नंबर की तो फर्क हुआ, लेकिन उसके 3 नंबर वहाँ नहीं कम हो गए, 3 मार्कर वहाँ अटेम्प्ट नहीं किया उसने। तो ये चीज़ समझो जरा, एक स्ट्रेटजी उस तरह से बनानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी।
अभिकारक क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। 2H2 प्लस O2 से बनता है 2H2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रासायनिक परिवर्तनों को समझाइए। तो वे पदार्थ जो जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उन पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों में अवस्था के साथ साथ उनका रासायनिक सूत्र भी परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? रासायनिक सूत्र भी परिवर्तित होता है। अवस्था तो परिवर्तित होती है लेकिन रासायनिक सूत्र का भी परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण, लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब ये पूछ लेता है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना तो रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए, तो लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, ऐसा लिख सकते हैं। छोटी सी डेफिनेशन लिख दो, 2 उदाहरण दे दो, हो गया 3 मार्कर अपना कंप्लीट। और क्या ही बचा? नेक्स्ट है कि भौतिक परिवर्तन को समझाइए। तो पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। इससे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पदार्थों की अवस्था, रंग, गंध, घुलनशीलता आदि में परिवर्तन पदार्थ के भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये हो गया आपके पदार्थ भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है आपके कि संक्षारण क्या है? संक्षारण मतलब किसी चीज़ का घिसना, यानी कि किसी चीज़ में कमी होना, तो उससे संक्षारण है ना, लॉस, ह्रास होना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है, अर्थात धातु घिसती जाती है। इसे हम संक्षारण कहते हैं। जब तक ये क्रिया जारी रहती है तब तक धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। जैसे ही धातु पूर्णतः समाप्त, जब तक धातु टोटल खत्म नहीं हो जाती, धातु भंगुर नहीं हो जाती है ना, बिल्कुल एकदम खराब नहीं हो जाती ना, तब तक ये जो संक्षारण की क्रिया है, जो जंग लगने वाली क्रिया है ना, ये जंग लगना सही वही है, संक्षारण ये और क्या है, तब तक चलती रहती है। आपने देखा होगा कहीं हमारे घर में पुराने में कोई टीन सेट वगैरह डली होगी, उस पर जंग लग गई होगी, तो देखा होगा एक समय बाद बहुत लंबे समय तक की बहुत लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि हल्की हाल होता है। एक समय बाद देखा होगा वो टीन ना बिल्कुल सड़ चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो वही है संक्षारण, वही है। ठीक है, और कुछ अलग नहीं है। सोना चांदी में संक्षारण ना के बराबर होता है, इसीलिए तो ये महंगी धातु हैं, और क्यों है। प्लेटिनम में भी बहुत कम होता है। संक्षारण से बचाव के उपाय, भैया उस सतह पर तेल वगैरह, ग्रीस वगैरह, ऑयलिंग वगैरह करके रखो, लेपन वगैरह लगा के रखो, संक्षारण नहीं होगा। फास्फेट या क्रोमेट का लेपन करो, जंग रोधी विलयन का उपयोग करो, तो आपका संक्षारण जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अच्छा, लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया है। यह धातु संक्षारण के कारण होती है। वायु और नमी की उपस्थिति में यह संक्षारण होता है। इसमें लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये है लोहे में, यही है लोहे का संक्षारण होना। ठीक है, लोहे में जंग लगना मतलब लोहे का संक्षारण होना, यही है। वायु और नमी की उपस्थिति में संक्षारण होता है। यह धातु संक्षारण के कारण होता है। लोहे में जंग कैसे लगती है? धातु में संक्षारण के कारण। इसमें लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। सभी ने देखा होगा लोहे में जंग लगने की क्रिया, कोई नई चीज़ नहीं है। पता नया कुछ नहीं है, सबको सब पता है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें अच्छे से पता भी है कि हाँ ये है ये, लेकिन बस वहाँ नहीं याद आता ना यार। वहाँ एकदम से 1 या 2 पॉइंट याद आ गए, तीसरा पॉइंट याद ही नहीं आ रहा, तो नंबर कैसे मिल जाएंगे आपको ज़्यादा, है ना। 2 पॉइंटों में थोड़ी ना आपको अगला आदमी 3 नंबर दे देगा, 2.5 नंबर दे देगा, 1-1.5 नंबर दे के रह जाएगा, 2 नंबर भी नहीं देगा वो। तो वहाँ समझो जरा कि अपने को भली ईजी चीज़ है लेकिन आपको लिख के आना है, हमको आंसर पूरा करके आना है। अब न्यूलैंड्स, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। तो न्यूलैंड्स का यह सिद्धांत तत्वों के परमाणु भार के क्रम पर आधारित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, अच्छे से देखो इसको, क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझो। न्यूलैंड्स का यह सिद्धांत तत्वों के परमाणु भार के क्रम पर आधारित है। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने गुणधर्म की, यानी कि अपने गुणों में अपने प्रथम तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। जैसे संगीत के स्वरों में होता है ना, सेम उसी तरह यहाँ होता है कि जब कोई तत्व उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने गुणों में अपने प्रथम तत्व से गुणों में गुणधर्म में समानता रखता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अपने गुणों में समानता रखता है। दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील को समझाइए। तो ये एक मिश्र धातु है जो स्टील में 12% क्रोमियम तथा 1% निकिल को मिलाकर बनाया जाता है। यह जंग रोधी होती है, धातु है तथा घरों में उपयोग की जाती है। खाने पीने के बर्तनों में हम इसका उपयोग करते हैं। अब विलयन क्या है? देखो विलयन को समझो कि 2 या 2 से अधिक द्रवों का सामांगी मिश्रण, विषमांगी नहीं सामांगी मिश्रण, तो 2 या 2 से अधिक द्रवों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलय प्लस विलायक को मिलाकर हम विलयन बनाते हैं। अब विलय क्या है और विलायक क्या है? तो जैसे नमक, एक मिनट, जैसे नमक पानी बनाया तो मैंने नमक डाला, उसमें पानी डाला। अब नमक क्या है? नमक विलय है, यानी कि जो घुल रहा है वो विलय है और जो जिसमें घोल रहे हैं हम नमक को वो विलायक है।
तो ऐसा समझ लो कि जो ज़्यादा मात्रा में मिला होता है ना, मतलब विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। ये ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे उदाहरण क्या है विलयन का, नींबू पानी, सोडा पानी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विलायक। तो दो मिश्रणों में जो पदार्थ अधिक मात्रा में, देखो बताया ना मैंने ट्रिक, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जिसमें किसी दूसरे पदार्थ को घोलने की क्षमता होती है, दूसरा पदार्थ जिसमें घोला जाता है। उदाहरण नमक और पानी मिलाने पर पानी क्या है, पानी विलायक है। नेक्स्ट है आपका कि विलय को समझाइए। तो वह पदार्थ जिसमें घुलने की प्रवृत्ति होती है, घुलने की प्रकृति होती है ना, जो घुल जाता है किसी चीज़ में, उसे हम विलय कहते हैं। तो जो विलायक में आसानी से घुल जाए उसे हम विलय कहते हैं। उदाहरण पानी और नमक के घुल में नमक का विलय होना, यानी कि नमक का मिलना, नमक का घुल जाना। तो यहाँ पे नमक क्या है, नमक विलय है, और पानी क्या है, पानी विलायक है। नेक्स्ट, अच्छा हो गया। तो ये जो टेस्ट, ये कितने क्वेश्चन हो गए, देखो 42 क्वेश्चन हो गए। तो 42 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें 3 मार्कर के कवर किए हैं। टेस्ट इसका थोड़ा सा लंबा बनेगा यार, 2 से 3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि मुझे इसमें 150 से 200 क्वेश्चन कवर करने हैं। पेपर थर्ड की यूनिट 2 केमिस्ट्री वाली आते हैं थोड़े 3 मार्कर, लोग थोड़े कम लिख पाते हैं। केमिस्ट्री बहुत लोगों ने ज़्यादा पढ़ी भी नहीं होती है, बहुतों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है केमिस्ट्री पढ़ने में। तो मैं इसमें 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, लगभग 150 नहीं तो 160 170 क्वेश्चन तो आराम से बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा। कहीं कुछ नहीं छूटेगा यार, मतलब कुछ नहीं छूटेगा। आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, सब टॉपिक कवर हो रहे हैं, सारे 3 मार्कर कवर हो रहे हैं, कुछ स्किप नहीं होगा, कुछ नहीं छूटेगा। बस आप पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। ये 42 क्वेश्चन मैंने आपको लिख के यहाँ पे डिस्क्राइब करवाए हैं, समझाए हैं, या आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बात नहीं। वीडियो को रोक के आराम से लिख के देखो। मैं तो कह रहा हूँ लिख लो, PDF में भेजूंगा, PDF डाउनलोड कर लो, हो सकता है प्रिंट निकाल लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 2 बार 3 बार जैसे भी देखना है लिख के देखो, बस क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जब आप मेंस देने बैठो तो आपको ध्यान आना चाहिए कि सडनली हम आंसर लिख दें, ये होना चाहिए, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हाँ यार, एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को पहुँचा दिया करो, वो भी देख लेंगे, वो भी इस वीडियो का लाभ ले। थैंक यू, जय हिंद।